Good morning, viewers, and I welcome you all to a very, very, very special episode of Medi Chit Chat. And we have such a senior joint replacement surgeon, Dr. Sanjay Dhar sir, today with us to talk about frozen shoulder. And before we begin with frozen shoulder, and हम बहुत सारी बातें करेंगे ये क्यों होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करें, सर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. नमस्ते, गुड मॉर्निंग. मैं डॉक्टर संजय धर, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन. मैं लास्ट ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑर्थोपेडिक्स. उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ट्रॉमा, जॉइंट रिप्लेसमेंट और थोड़ा स्पाइन सर्जरी रेगुलरली करता हूँ. मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम J&K. आई हैव क्वालिफाइड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बोथ माई MBBS and MS in 1993, and since then I have migrated to Mumbai, and मैं तब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ नए मुंबई में. And it's a pleasure to be with Dr. Richa Singh, who is doing a commendable thing by doing these MediChat sessions, and it is exciting for us also, and I am sure it may be useful for the patients. आई एम श्योर सर इट्स बेनिफिटिंग सो मेनी पीपल. जो भी कोई देखेगा कुछ भी इसमें से सीखेगा या उसको थोड़ी भी इससे राहत मिलेगी तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है. सर आज हम लोग बात करना चाहते थे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में. तो ये क्या होता है और ये पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं? हाँ, सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली शोल्डर जॉइंट है ना, एक जॉइंट. हमारे जो बॉडी में जॉइंट्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. एक बॉल है, उसको कप में बैठता है और इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं. बाकी जॉइंट्स भी हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट जो मेन जॉइंट्स है, हिप है और शोल्डर है, इनको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं. वो कप में है. और ये जो बॉल एंड सॉकेट होता है, ये अपना इनहेरेंट एक स्टेबिलिटी देता है इसको, कि आप किसी कप में किसी चीज़ को रखो, वो ज़्यादा हिलेगा नहीं, तो उसको उसी एक्सिस में वो घूमता है. वो हिप जॉइंट एक टिपिकल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसमें मूवमेंट काफ़ी होती है, वो हिलता रहता है. शोल्डर जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है इन द सेंस जो कप है उसका फ्लैट है. वो कप नहीं है एग्जैक्टली, इट इज़ अ फ्लैट सरफेस. बॉल तो बॉल ही है, जो ह्यूमरस बोन बोलते हैं उसको. ये ऊपर नीचे वाली बोन, इसको ह्यूमरस बोलते हैं. उसका एक बॉल रहता है, मैं उसका फोटो भी आपको दिखा दूँगा. वो जैसे ये है, ये बॉल है, और ये जो जॉइंट का कप जिसको हम बोलते हैं, वो एग्जैक्टली कप नहीं है, वो थोड़ा एक फ्लैट सरफेस है. तो इसके लिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है. वो चांसेस ऑफ इंस्टेबिलिटी, जैसे थोड़ा सा भी इंजरी होगी तो ये डिसलोकेट होता है. तो शोल्डर में ये बहुत कॉमन है, और उसकी वजह से शोल्डर में भी रेकरेंस होता है. रेकरेंस मतलब बार बार होने लगता है. अगर हिप एक बार डिसलोकेट हो गया, वो बार बार नहीं, चांसेस बहुत कम है. बट जो शोल्डर है वो बार बार डिसलोकेट होता है. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट, और इसके लिए इसको सराउंडिंग टिश्यूज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं टू कंट्रोल दैट स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दैट जॉइंट. तो इसके लिए काफ़ी मसल्स है, कैप्सूल है, जो इसको जैसे थैली रहती है उसके अंदर उन्होंने बांध के रखा है जॉइंट्स को, और देन उसी में हिलते रहते हैं. जैसे कोई थैले में आप हाथ रखो और हिलाओ, तो थैला इटसेल्फ जो उसको स्टेबिलिटी देता है. तो इसके लिए शोल्डर एक थोड़ा बहुत अलग जॉइंट है. तो इसके लिए इसके जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं, वो दे आर प्रोन टू गेट इंजरीज, दे आर प्रोन टू गेट शॉर्टनिंग, टाइटनिंग हो जाती है. आप सपोज समबडी इज इल फॉर बेडेड फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसका शोल्डर ज़्यादा हिलता नहीं है, तो धीरे धीरे उसको स्टिफ होने लगता है. तो इस चीज़ को हम लोग फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं. एग्जैक्टली फ्रीज नहीं होता है, बट फ्रोजन मीन्स वो टिश्यूज थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो एकदम जैसे वो फ्रीज होता है. तो इसके लिए इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं. तो सर ये फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स नॉर्मली क्या शोल्डर पेन्स के साथ आते हैं आपके पास? हाँ, तो पेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन की. एक तो उनको छोटी छोटी मूवमेंट, पर्टिकुलरली चालू कैसे होता है रात को उनको सडनली, बिकॉज रात को हम नॉर्मली जब सोते हैं हम रिलैक्स करते हैं, तो उसके लिए मसल भी रिलैक्स हो जाते हैं हमारे. तो रात को कोई भी पेन नॉर्मली आपको ज़्यादा लगता है, बिकॉज मसल जब रिलैक्स होते हैं तो बोन पे तो थोड़ा सा बोन भी हिलने लगती है. बट यहाँ क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर में मसल्स एकदम टाइट हो जाते हैं, सराउंडिंग टिश्यूज टाइट हो जाते हैं, तो रात को उनको सडनली टर्निंग में इसमें पेन होता है. सो उनको दैट इज़ हाउ दे स्टार्ट गेटिंग द फीलिंग, उनको चालू हो जाता है. फिर बाकी मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. वो जैसे लेडीज़ को, और ये फ्रोजन शोल्डर लेडीज़ को बहुत कॉमनली होता है, बिकॉज ओवर हेड एक्टिविटी बियॉन्ड अ पॉइंट. बचपन में हम लोग हिलाते रहते हैं हाथ पाँव, कभी ऊपर कभी नीचे, बट एज वी ग्रो ओल्डर हम लोग का ये मूवमेंट थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है. हम आपने कोई ओल्ड लेडी को देखा नहीं होगा ऊपर हाथ उठाते हुए ज़्यादा. सो विद द रिजल्ट जो मूवमेंट थोड़ी सी उनकी धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट होती है.
सो लेडीज़ को जैसे बाल बनाने होते हैं तो उनको समझ आता है कि कुछ तो रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, मेरा हाथ पीछे नहीं जाता है। अच्छा। किसी किसी को पीछे ब्लाउज बांधना होता है, ये बांधना, तो उन मोमेंट्स में उनको I ये think- रेस्ट्रिक्शन होते हैं, तो सडनली दे स्टार्ट नोटिसिंग कि आई कैन नॉट डू दिस, Correct, correct. आई कैन नॉट डू दिस। तो मेल्स को थोड़ा लेस कॉमन है, बट फिर भी अगर किसी को ऊपर रखना है शेल्फ पे, किचन में आपको शेल्फ पे कुछ रखना है, तो आप सडनली यू विल रियलाइज दैट कि ये मूवमेंट मेरी नहीं हो रही। सो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर। फिर धीरे धीरे जब मूवमेंट पूरी नहीं होती तो उनको पेन होने लगता है, सो देन दे बिकम रेस्टलेस, देन उनके ये सब, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द डॉक्टर फॉर। करेक्ट। तो ये तो बहुत सारे लोग सर रिलेट कर पाएंगे, जो आपने कॉमन प्रॉब्लम्स देखे कोम करते समय या पीछे हाथ करते समय जब पेन हो तो उसको इग्नोर ना करें, इट इज़ बेटर टू शो टू ऑर्थोपेडिक। बिकॉज इसको अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो अर्ली करेंगे, जितना अर्ली करोगे उतना उसका रिजल्ट जल्दी होता है और आपको डिसेबिलिटी उतनी टाइम कम हो जाएगी। अगर आपने इसको डिले किया, हालांकि फ्रोजन शोल्डर एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज बोल सकते हो, ये खुद भी ठीक हो जाए, आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी धीरे धीरे ये ठीक होती जाएगी। इट इज़ नॉट अ डिजीज़ कि जो आपको परमानेंट डिसेबल कर देगा। ये ऐसी डिजीज़ है कि बेसिकली वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 1 year वो खुद भी ठीक हो सकती है, बट आपको तकलीफ बहुत देगा। तो इसलिए बेटर है कि जल्दी इसको ट्रीट करें, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। तो इफ एट ऑल वी डायग्नोज इट अर्ली, विल बी एबल टू डू इट, मैनेज इट अर्ली। तो सर ये जानना था कि जो सारे शोल्डर पेन्स हैं वो सारे फ्रोजन शोल्डर ही होते हैं या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस? हाँ, दैट इज़ एक्चुअली वो डॉक्टर का जॉब है कि ये आपको एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना है जिसको इस चीज़ के तजुर्बा है, जिसको इस चीज़ के नॉलेज है। बिकॉज इसमें एक फाइन लाइन रहती है कि एक फ्रोजन शोल्डर है, दूसरा बाकी इंजरीज है विच आर हैजर्डस, मतलब वो आपको तकलीफ दे सकती है बहुत कुछ। सपोज हम लोग बोलते हैं कि कफ टेयर है, ये जो हालांकि यंगर लोगों में भी होता है। इसके 2 पैटर्न्स है, एक तो यंगर में होता है एथलेटिक्स लोगों में, और एक ओल्ड लेडीज जो डिजेनरेटेड जो ग्रुप होता है जिनका ओल्ड एज थिनिंग आउट, मसल थिन आउट हो जाते हैं, उनको हो सकता है। सो दे बिकम सडनली डिसेबल्ड। तो उसकी इंडिकेशन एक डॉक्टर को ही समझ पाती है कि, बट ये सिंपल टेक्निक्स है, सिंपल एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल्स हैं। अगर हम इनको अच्छे से देख पाए तो हम लोग डिफरेंशिएट, बिकॉज अगर फ्रोजन शोल्डर में आप मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट पूछोगे तो उसमें एक्सरसाइज इज द मेन स्टे। उसका मेन ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है, दवाइयों से इतना कुछ फर्क, दैट इज पेन रिलीफ के लिए, बट अदरवाइज मेन स्टे फ्रोजन शोल्डर का है फिजियोथेरेपी या थेरेपी। बट अगर जो कफ टेयर ले लोगे, जो टेयर होगा, अगर आप उसको अर्ली एक्सरसाइज करोगे तो उल्टा इनकम्प्लीट टेयर को कंप्लीट होएगा, तो उसके फिर सर्जरी लगती है। तो इसलिए इट इज डिफरेंशिएटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वन, यू नीड टू सी द रेड फ्लैग साइंस, जिसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग। अभी जैसे फ्रोजन शोल्डर, हर चीज़ को फ्रोजन शोल्डर नहीं बता सकते कि मेरा पेन हो गया तो फ्रोजन शोल्डर, वो एक हार्डवेयर वगैरह बोल सकते हैं, बट एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन टू बी डन। तो इसके लिए डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डायग्नोसिस एक बार हो गया देन इट्स अ सिंपल पाथ। ओनली थिंग इज थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। सो इसमें जैसे मैंने बोला रोटेटर कफ डिजनरेशन टेयर होता है, जो ये हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो वो आपका हाथ ऊपर नहीं उठ पाएगा। सो एक तो आपको उसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि आप खुद भी नहीं उठा पाते हो, और अगर मैं उठाऊँ तब भी नहीं उठा पाते हो। तो फ्रोजन शोल्डर में वही है, अगर आप खुद नहीं उठा पाओगे बिकॉज आपको पेन होता है, बट दूसरा भी नहीं उठा पाएगा बिकॉज ये फ्रोजन हो गया, तो स्टिफ हो गया। सो इन फ्रोजन शोल्डर यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट इट, इवन द डॉक्टर विल नॉट बी एबल। उस एक्चुअली शोल्डर में क्या होता है, 2 जॉइंट होते हैं। अगेन मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। ये जैसे है, ये ह्यूमरस बोन बोलते हैं, ये इसका बॉल है, और ये स्कैपुला बोन है जो ब्लेड बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड। पीछे आपने देखा होगा एक ब्लेड जैसा ये रहता है, उसको स्कैपुला बोलते हैं। तो ये जॉइंट एक जो है यहाँ मूवमेंट होती है हमारी, जैसे मैं लिफ्ट कर रहा हूँ ये इस जॉइंट पे होता है, और जो उसके बाद हम मूवमेंट करते हैं तो स्कैपुला चेस्ट पे हिलती है, तो उसको बोलते हैं स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट, इसको बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। तो जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो इस जॉइंट का स्टिफनेस होता है। तो पेशेंट को क्या होता है, फॉल्स नोशन होती है मेरा शोल्डर तो हिल रहा है, बट बेसिकली मूवमेंट होती है इस जॉइंट पे। सो दैट डॉक्टर विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये मूवमेंट आपको स्कैपुलोथोरेसिक या ब्लेड, शोल्डर ब्लेड पे हो रही है, कि ये मूवमेंट आपको इस जॉइंट पे होती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डायग्नोज इट। तो जो कफ होता है उसमें डॉक्टर इज पैसिवली आप लिफ्ट कर पाते हो पूरा, बट एक्टिवली होता है बिकॉज वो बेसिकली मसल टेयर होता है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट ग्रुप, उसको ट्रीटमेंट ही अलग है, उसको अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है, वाइल फ्रोजन शोल्डर को जनरली एज क्या कर मतलब अपना फिजियोथेरेपी बेस्ड ही है। अच्छा
सर इसकी डायग्नोसिस में सीटी, एमआरआई या इस तरह के कोई मोडालिटीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है क्या? बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टू डिफरेंशिएट. बेसिकली आपने फ्रोजन शोल्डर डायग्नोज किया, उसके बाद क्लियर पाथ है. बट अगर आपको डायग्नोसिस में डाउट है, लाइक कभी कभी हम लोग को भी एज अ डॉक्टर ये होता है कि डिफरेंशिएटिंग, जैसे अर्ली कफ टेयर है तो हमको थोड़ा डायग्नोस करने में डिफिकल्टी हो सकती है शुरू में. तो उन कंडीशंस में इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर, यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ माइनर कफ टेयर एंड अर्ली फ्रोजन शोल्डर. बिकॉज अगर फुल फ्लेज फ्रोजन शोल्डर हो गया, या उसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, या फ्रोजन शोल्डर सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो वो जब अर्ली फेजेस होती है तब डिफरेंशिएट कर लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्लिनिकली, मतलब एग्जामिनेशन पे. उस टाइम हमको एमआरआई लगता है टू डिफरेंशिएट इट. सीटी स्कैन तो इतना ज़रूरत नहीं होता इसमें, बट एमआरआई हमको डिफरेंशिएट कर पाता है. तो कुछ केसेस में आप एमआरआई की कर सकते ले सकते हैं. ठीक है सर, ये आपने बोला कि फेजेस होते हैं, कि आपने कहा कि अर्ली फेज में अगर पेशेंट आया तो उसकी रिकवरी भी ऑल्दो सेल्फ लिमिटिंग है पर थोड़ा जल्दी हो जाती है. तो ये क्या फेजेस होते हैं? फेजेस बेसिकली इट इज़ अ क्लिनिकल फेज. जैसे अर्ली फेज होते हैं फर्स्ट 1-2 महीने में, जैसे उनको जस्ट माइनर रेस्ट्रिक्शंस होती है, फिर तो मूवमेंट थोड़ी क्लियर होती है. सो दैट इज़ अ अर्ली फेज. उसमें पेन ज़्यादा नहीं होता है, बट मूवमेंट थोड़ी उनको एक्सट्रीम मोशन में उनको रेस्ट्रिक्शन. बट देन कम्स द नेक्स्ट फेज जब कंप्लीटली फ्रोजन हो जाता है. अच्छा. तो उस टाइम उनकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है. एंड इफ़ यू हैव नॉट डन एडुकेट फिजियोथेरेपी इन इनिशियल फेज, देन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. देन देयर इज हार्डली एनी मूवमेंट. तो उस टाइम हम लोग उनको प्योरली फिजियोथेरेपी नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज पेशेंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसको कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है. तो इसके लिए उस टाइम एक तो साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है कि इनको हम लोग काउंसलिंग अच्छी कर पाएंगे कि ये धीरे धीरे हो जाए. बिकॉज अदरवाइज दे फील कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं 15 दिन से कर रहा हूँ. तो दैट इज़ अ वेरी एक्यूट, मतलब इम्पॉर्टेंट फेज फॉर द पेशेंट, कि आपको उस टाइम उसको रिहेबिलिटेशन देनी होती है, मेंटल ऑल्सो एंड एक्चुअली फिजियोथेरेपी ऑल्सो. तो उस टाइम जो थेरेपिस्ट होता है या डॉक्टर जिसके साथ वो कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनको वो अंडरस्टैंड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अदरवाइज दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड दे कीप ऑन चेंजिंग डॉक्टर्स. इट इज़ नॉट, नोबडी इज़ गोइंग टू, जादू तो कोई करने वाला नहीं है, ये फेज़ उसकी वैसे ही चले. तो उस टाइम वो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज अगर उनको इनिशियली वो मूवमेंट में रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड देम टू काउंसिल देम. वहाँ थेरेपिस्ट आपका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि उनको एक्सरसाइज एग्जैक्टली कैसे करनी है, कैसे सिखाएगी, पेन होगी. बिकॉज अभी जैसे मैं मेरे पेशेंटों को बोलता हूँ, जब तुम्हारे आंखों से आंसू आएगा तब तुम बराबर से फिजियोथेरेपी करते हो. तो दे सडनली दे फील ये शॉक, डॉक्टर क्या बोल रहा है, पेन कराना है कि नहीं कराना है. तो बेसिकली दैट टू स्ट्रेच दैट जो जॉइंट जो फ्रीज हो गया है उसको स्ट्रेच करने में इनिशियली जो इट इज लाइक इलास्टिक. शुरू में आपने देखा होगा इलास्टिक बहुत टाइट होता है, बट एक बार वो लूज होने लगता है तो आपको उसी को खींचना. तो दैट इज वाई. और अगर आपने इनकम्प्लीट फिजियोथेरेपी की, जैसे प्रॉपरली नहीं किया, तो रिबाउंड में और स्टिफ हो जाता है. सो विद द रिजल्ट इफ यू हैव मिस्ड इट, सपोज सम पेशेंट्स शुरू में थोड़ा करते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, नहीं करते हैं, तो देन दे बिकम लिटिल मोर स्टिफ. सो दे बिकम, so the response is very poor. So whatever your doctor and physiotherapist are doing, yes. do it so absolutely take help perfect. of, don't avoid physiotherapists. They are excellent. They have better techniques, they have better, and in fact हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जनों से भी थेरेपिस्ट जो है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट, दे हेल्प बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर. एंड सर अभी तो ऑर्थोपेडिक जो है वो पूरी टीम में काम करते हैं, तो दे हैव एन इन हाउस फिजियोथेरेपिस्ट. ऑर्थोपेडिशियन का काम है कि डायग्नोस करना और पेशेंट को काउंसिल करना कैसे है. और जो सबसे सराउंडिंग ट्रीटमेंट इसका है, जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, पेन किलर उस टाइम देने का, या बाकी चीज़ें रोल आउट करना. जैसे डायबिटीज़ में ये बहुत कॉमनली होता है, ये फ्रोजन शोल्डर. जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, या बाकी अभी जैसे किसी को बाईपास सर्जरी होगी, वो बेड रिडन रहता है फॉर सम टाइम, तो उन लोगों को ये बहुत कॉमनली होता है. सो वो आइडेंटिफाई करना, रेड फ्लैग साइन, जैसे कुछ आपका कुछ शोल्डर में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम तो टेयर नहीं है, ये सब चीज़ें ऑर्थोपेडिशियन का काम है. बट अल्टीमेट जो थेरेपी है वो एक थेरेपिस्ट ही कर पाएगा, और उस ही इज़ एन एक्सपर्ट और शी इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस. सो उनका हेल्प ले लो, डोंट अवॉइड दैट, बिकॉज दैट विल मेक द जर्नी मच ईजियर एंड मच सिंपलर. परफेक्ट. सर नॉर्मली जो आपने एक्सरसाइज बोला, और वो आपने शायद ये भी कर दिया, हाईलाइट भी कर दिया कि इसको जितना हम जल्दी स्टार्ट करेंगे अर्ली फेज में, उतना बेनिफिट इसका बेटर हो जाएगा. कोई और हाई रिस्क हैं फैक्टर्स क्या सर? एक तो आपने डायबिटीज़ के बारे में बोला, और आपने ये भी कहा कि लेडीज़ में ये ज़्यादा कॉमन होता है. इसके अलावा कोई और हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, या कोई और प्रिवेंटिव चीज़ें पेशेंट या लोग कर सकते हैं? ऐसा
कोई इसका कोई रीज़न अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि ये इन लोगों में होता है या इसकी या कोई इन्फेक्शन है, वो नहीं है। तो डायबिटीज़ में इट हैज़ बीन सीन वेरी कॉमनली, ये बहुत कॉमन है डायबिटिक्स में। एक बार भी होता है, 2 बार भी हो सकता है, दोनों जॉइंट में हो सकता है। माइनर इंजरीज, जैसे कोई रात को अभी बहुत लोगों को आदत है सोने की इसी साइड, तो उनको धीरे धीरे उनको हो सकता है, बिकॉज उनकी रेस्ट्रिक्शन रहती है। तो आप जनरली आपकी टेंडेंसी है कि ज़्यादा ओवरहेड एक्टिविटी नहीं करते हो आप, जैसे सब लोगों को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए, जो भी एज हो। अगर आप 90s में भी हो तो आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग तो करना ही चाहिए, तो नहीं तो आपका वही रेंज में हो जाता है मूवमेंट। सो विद रिजल्ट दीज थिंग्स। और बाकी जो बीमारियां हैं, जैसे कैंसर किसी को होता है तो दे आर लिटिल दे बिकम अनफॉर्चुनेटली लेजी, bypass surgeries, any long bedridden can cause this, they are more prone to for this. these. सर ये कुछ लोगों में सुना है जिन इंजेक्शंस के बारे में कि जो शोल्डर जॉइंट में इंजेक्शंस देते हैं स्टीरॉयड के, ये बेनिफिशियल होता है जैसे मैंने बोला, अगर आपने फर्स्ट फेज मिस किया है, अगर आपने शुरू में ही फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं की, इसकी रेडिस एक्सरसाइज काफ़ी एग्रेसिवली नहीं की, सो देन दे रीच ए फेज वेयर इट बिकम्स वेरी स्टिफ। तो उस टाइम हम लोग उनको एज ए टोल्ड यू, उनको पेन बहुत होता है एक्सरसाइज से। आपने एक्सरसाइज सडनली चालू की तो पेन, विद द रिजल्ट दे बिकम लिटिल इरिटेटेड। उनको वो एक्सरसाइज करने में एक तो बहुत पेन होता है, फिर मोटिवेशन नहीं रहती है, बिकॉज हाथ तो हिलता ही नहीं है, ऐसे ही रहता है। तो उनको एक्सरसाइज वो फ्रूटफुल रेंज में लाने के लिए कि उनको फील हो कि मेरा नहीं, बिकॉज दिस इज ऑल रिजल्ट ओरिएंटेड। हर कोई चीज़ जो होता है, ट्रीटमेंट होता है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। कि आपको 10% रिलीफ लगा एक लास्ट हफ्ते में, देन आप थोड़ा और मोटिवेट हो जाते हो। जब आपको पहले इनिशियल फेज में 10% रिलीफ भी नहीं लगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो विद रिजल्ट यू आइदर चेंज द डॉक्टर और आप छोड़ देते हो, जाने दो मुझे ऐसे ही रहने। सो विद रिजल्ट इट बिकम्स वर्स। तो उस फेज में हम किसी टाइम देर आर एडजुवेंट थेरेपीज लाइक, वही एक तो इंजेक्शन हम दे पाते हैं, तो हम दैट इज अ पेन रिलीविंग इंजेक्शन, स्टीरॉयड देते हैं या उसमें लोकल एनेस्थेटिक देते हैं। तो उससे उनको इनिशियल फेज में थोड़ा रिलीफ होता है, दे बिकम लिटिल पेनलेस, सो देन फिर फिजियोथेरेपी वो अच्छे से कर पाते हैं। सो दैट इज द, अदरवाइज इंजेक्शन एज सच इज नॉट द ट्रीटमेंट, इट इज जस्ट टू रिलीव द पेन सो दैट देयर मोटिवेशन टू डू एक्सरसाइजेस इज मच बेटर। सर कुछ केसेस में क्या कोई सर्जरी का भी ऑप्शन रहता है क्या ऐसे केसेस? फ्रोजन शोल्डर में इट हैज़ बीन सीन दैट बहुत कुछ आया है इसकी, मतलब एज वी नो दिस डिजीज मोर एंड मोर नाउ, इट हैज़ बीन, पहले हम लोग बहुत इसमें आर्थ्रोस्कोपी करते थे, दूरबीन से अंदर वो डाल के अंदर रिलीज करते थे सो दैट हम फिजियोथेरेपी कर पाएँ, या इसमें कुछ जो लिगामेंट्स टाइट होते हैं उनको रिलीज करते हैं आर्थ्रोस्कोपिकली, बिकॉज वो एक की होल सर्जरी है, तो पेशेंट को भी बड़ा कट वट तो नहीं लगता था। सो थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड रहता था कि इनिशियली हम लोग ने रिलीव किया तो वो फिर थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स। बट जनरली आई हैव सीन एटलीस्ट मेरी प्रैक्टिस में कि सर्जरी का रोल बहुत मिनिमल है। वेरी रेजिस्टेंट पीपल who probably do not respond for, as I told you, it's a self-limiting disease, तो वैसे भी 1-1.5 साल में वो ठीक हो जाती है। तो इसमें अनलेस आप बिल्कुल ही कुछ करना नहीं चाहते हो या आपको कुछ मैनिपुलेशन के बाद, इसमें हम लोग जैसे मैंने बोला फर्स्ट फेज इज फिजियोथेरेपी और ड्रग ट्रीटमेंट, जैसे दवाइयाँ दे दी पेन, फिर अगर उससे नहीं हो गया तो फिर हम लोग कभी कभी मैनिपुलेशन करते हैं, हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, थोड़ा जिनका एकदम स्टिफ हो गया तो हम लोग धीरे धीरे उनको मैनिपुलेट करते हैं अंडर एनेस्थीसिया, उसको थोड़ा रिलीज करते हैं, उसको मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया मोगा बोलते हैं, मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। उसी टाइम थोड़ा इंजेक्शन भी देते हैं, तो देयर रिस्पॉन्स इज मच बेटर, दे फील एंड देन दे कैन डू एक्सरसाइज मच बेटर, सो दैट इज द नेक्स्ट फेज। तीसरा ये है कि किसी में बोलते थे, ये सब दीज आर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ट्रीटमेंट्स विच एवरी सर्जन जिसको जितनी एक्सपीरियंस है वो हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं हम लोग जॉइंट को, बिकॉज मैंने बोला ये थैले में जैसे जॉइंट है तो हम उसको, ये फोटो है, इसमें जैसे ये सैक्स रहते हैं, इसमें ये जो जिसमें जॉइंट की मूवमेंट होती है, तो इसमें हम लोग फ्लूइड भरते हैं, हाइड्रो उसको जॉइंट को पूरा भर देते हैं, बलून जैसा बना देते हैं, तो देन उनके एडिशंस कम हो जाते हैं, फिर मूवमेंट चालू हो जाती है। ये सारे मसल जो हैं उनको फिर हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेच करते रहते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अनदर फेज ऑफ ट्रीटमेंट। और जैसे इंजेक्शन है तो लास्ट वेरी रेयरली इज सर्जरी, बट in fact let me honestly tell you, in last 20 years I have not operated any. So that means a lot ki if you are just seeing your doctor early, following, but there are experimental studies where जिन्होंने पेपर प्रेजेंट किए कि हमने सर्जरी की which is just
20 मिनट So we सर्जरी। can say 99% patients में तो ये सब नहीं डोंट गेट लगेगा। डिसहार्टेंड जनरली। इसमें फिजियोथेरेपी इज ओनली थिंग इज दैट इनिशियल फेज ऑफ फिजियोथेरेपी इज वेरी टफ, इट इज पेनफुल, इट इज डिस्करेजिंग, बट अल्टीमेटली रिजल्ट्स आ ही जाते हैं। वाह सर, एनी स्पेशल डूज एंड डोंट्स जब अगर पेन किसी को है तो आप कुछ ऐसा मना भी करते हैं क्या कि ये आप मत करें? किसी तरह का मसाज है या कुछ भी एक तो ऐसा मैं आपको लगता है? एज फार एज प्रिवेंशन इज कंसर्न, एक तो मैंने जैसे बोला हर एज में थोड़ी स्ट्रेचिंग तो होनी चाहिए। सो हम लोग इट इज़ नॉट कि हम लोग बहुत लोग जैसे है कि ओल्ड एज में खाली वॉक करते हैं। अभी वॉक तो आपके लेग्स के लिए है, हार्ट के लिए है, बट अपर लिम्स के लिए कोई नहीं। तो करेक्ट, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना चाहिए। कुछ नहीं तो दरवाजे को पकड़ लो और हाथ खींच लो, दोनों दरवाजों को ऐसा स्ट्रेच करते रहो। सो ये स्ट्रेचिंग धीरे धीरे बैठ के भी कर, अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो ऐसे स्ट्रेच कर सकता हूँ, ये स्ट्रेच कर सकता हूँ। हाँ। अपने आप को थोड़ा शोल्डर को स्ट्रेच करो, ये थोड़ा सब लोग को करना चाहिए, बिकॉज इससे थोड़ा शोल्डर फ्री रहता है। और पर्टिकुलरली ये तो फ्रोजन शोल्डर फिर भी ठीक होने वाली बीमारी है। जो कफ टेयर मैंने बोला, जो टेयर होते हैं वो बहुत डिसेबलिंग है। उसमें फिर आपको अगर उसको रिपेयर नहीं कर पाए, गैप बढ़ गया, तो फिर उसके लिए हम सर्जरी भी बहुत डिफिकल्ट है, उसमें भी रिकवरी नहीं होती है। सो एंड दैट इज़ वेरी डिसेबलिंग। लेडीज़ को बाल बनाना ही कभी नहीं है, इवन खाने के लिए भी, पानी पीने के लिए भी हाथ दे कैन नॉट लिफ्ट, सो दे आर प्रैक्टिकली पैरालाइज्ड इन अ वे। सो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो रेगुलर एक्टिविटी सबको रखनी चाहिए, एज कोई भी हो बैठ के भी कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, डंबल्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, माइनर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। 2, अगर पेन चालू हुआ तो थोड़ा सा डायग्नोसिस का ध्यान दे दो, या तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिले, एटलीस्ट ये बता दें कि ये चीज़ है, इसका ऐसा ट्रीटमेंट है, बिकॉज एटलीस्ट डिफ्रेंशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप कुछ और मिस न कर पाएँ, बिकॉज शोल्डर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेयर है, फ्रोजन शोल्डर है, माइनर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं ओल्ड लेडीज़ में, तो वो सब आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार आइडेंटिफाई हुआ तो देन फिजियोथेरेपी, और वो थेरेपी तो आपको घर पे भी करनी चाहिए, तो रिकवरी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं एक्सरसाइजेस आई थिंक आई विल टेल यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस। हाँ, सो एक तो एक्सरसाइजेस है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, हु आर एक्सपर्ट्स, दे आर प्रोफेशनल्स, दे विल टीच यू हाउ टू, दे विल स्लोली ग्रेजुअली आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएंगे, आपको सडनली वर्स्ट एक्सरसाइज करना नहीं बताएंगे। सो दैट इज़ वेरी, डोंट थिंक दैट थेरेपिस्ट इसमें कुछ नहीं हो तो एक्सरसाइज ही करनी मैं घर पे करूँगा। वो दे आर प्रोफेशनल पीपल, उनको ट्रेन किया होता है, वो उनको मालूम है कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी है, कौन सी एक्सरसाइज मोटिवेशन के एक्सरसाइज, और देन प्रॉपर ग्रुप, मसल ग्रुप को एक्सरसाइज करना। दूसरी में पेशेंट के लिए ऐसे ये सेशन है फॉर पीपल, तो बेसिक सिंपल एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर के लिए क्या होती है। एक तो ये जैसे मैंने बोला, ये सिर पे रखो। अभी जैसे आपका अगर फ्रोजन शोल्डर है तो आप इसको ऊपर नहीं ले पाओगे, तो एक हाथ को पकड़ो ऐसे और ट्राई करो सिर की तरफ लेने। तो ऐसे धीरे धीरे, अभी अगर आज इधर है, अगले दिन धीरे धीरे, एक हफ्ते में ऊपर कोशिश करो कि इसको हेड पे रेस्ट करे, और बस कुछ नहीं करो, ऐसे पकड़ो, 10 काउंट करो, हर बार 10 या 15 काउंट करो, और फिर धीरे धीरे इसको स्ट्रेच करते रहो। शुरू में नहीं होगा, शुरू में वही मैंने बोला इधर होगा, बट ट्राई करो इसको धीरे धीरे ऊपर लाना, और एक बार सिर पे आ गया फिर सिर को भी पीछे ले लो, तो और स्ट्रेच होएगा। तो ये करेंगे 10 बार 15 बार या हर घंटे में, और अपने आप को बोर मत करो। आपको जैसे कुछ बोले कि एक घंटा में अभी करता हूँ, सो दैट इज़ वेरी बोरिंग थिंग। तो आप मोटिवेशन नहीं रहती है कि 15 मिनट कोई करे, तो 2 बार ही करो, बस एक बार हो गया, स्ट्रेच करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, रिलैक्स, फिर दूसरे हाथ को भी करो, ऐसे ही 10 बार। तो ये एक एक्सरसाइज है। दूसरा है कि ये सपोज इसमें फ्रोजन आपको स्टिफनेस है, तो इसको ये हाथ पे रखो, कोशिश करो इधर लाओ, फिर इसको इधर से पुश करो, या ऐसे रखो और पुश करने की कोशिश करो। अपने आप को जैसे गले लगते हैं, तो दोनों शोल्डर को गले लगो, तो अपने आप को गले लगना है, और होल्ड करो। इंपॉर्टेंट है हर बार 10 सेकंड तक होल्ड करना, खाली ऐसे करके छोड़ना नहीं है, बिकॉज मैंने बोला ये इलास्टिक है, इसको शुरू में आपको बहुत स्टिफ लगेगा, बट एक बार वो खुलने लगा तो वो धीरे धीरे स्ट्रेच हो, तो वैसे ही ये भी है। तो इसको स्ट्रेच करो और होल्ड करने की कोशिश करो, ऐसे दबाओ। तो ये 2 हो गया। तीसरा, चेयर है या किसी को अपने ये पीछे लेने की कोशिश करो, अगर कोशिश करो, अगर दिखता है आपको, हाँ सर। सो पहले आपका फिंगर पकड़ने की कोशिश करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहो, धीरे धीरे आगे लेते रहो, और फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आपका हाथ पीछे आने लगेगा, बट ये करते रहो। एज मैंने बोला कि शुरू में पेशेंट
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बट एक स्टेज आएगी जब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपको लगा नहीं आज तो मेरा अच्छा हो रहा है। हाँ। ये आपको इट इज़ अ वेरी, आपने देखा होगा ये हीरो वीरो सब कितनी प्रैक्टिस दे, कितनी मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं उनके मसल बढ़ते हैं। इट इज़ अ वेरी ऑन गोइंग प्रोसेस। ये 1 दिन 2 दिन में फ्रस्ट्रेट होकर करने की बात नहीं है। तो आपको धीरे धीरे एक टारगेट बेस्ड रखना चाहिए कि आज मैं फिंगर नेल पकड़ पा रही हूँ, कल मैं शायद हाथ तक आएगा, फिर रिस्ट तक आएगा, अल्टीमेटली आपको दोनों एल्बो को टच होना चाहिए। अच्छा। तो ये बैठ के एक्सरसाइज करने वाली, और ये हर घंटे में 1 बार 2 बार आप टीवी देखते करते हो, तो एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाओ कि आप बोर भी नहीं हो जाओ और ये कर भी पाओ। तो 2 मिनट बैठे हैं, चलो करो। किचन में खड़े हैं तो ऐसे करो, चाय के लिए खड़े हैं तो कुछ करो, ऐसा शोल्डर पे रखो। तो तीसरा फाइनल एक एक्सरसाइज है, तो 3 बताए। तो दीवार को एक नॉर्मल हाथ ले लो, क्या जैसे ये आपका नॉर्मल हाथ अगर है तो धीरे धीरे ऊपर ले लो। ये आपका नॉर्मल हाथ है, पूरा सामने देखना है, वॉल के 90 डिग्री अपोजिट पे, ऐसे नहीं, ऐसे। और देख के देखो, एक लाइन मारो कहाँ तक आपका नॉर्मल हाथ जाता है, इसको लाइन मारो, ये आपका टारगेट है। ओके। वो छोटा पेन से या पेंसिल से एक लाइन मारो दीवार पे या दरवाजे पे, तो ये आपका टारगेट है। अभी ये जो आपका फ्रोजन शोल्डर वाला हाथ है वो उल्टे साइड से, अब आपका जैसे फ्रोजन शोल्डर है, हाथ ऐसे ही जा रहा है, करेक्ट। तो ऐसा ऐसा धीरे धीरे क्रॉलिंग करो दीवार पे। हाँ। ये 1 दिन में 10 दिन में नहीं होने वाला है, 20 दिन भी लग सकता है। तो धीरे धीरे वो टारगेट की तरफ जाना है। अच्छा। 1 2 3, बहुत दुखेगा आपको, हाँ। आंसू आएंगे, हाँ। बट करना है। 65% लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो ये आप दीवार पे तो चढ़ ही सकते हैं। तो धीरे 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 धीरे, अगर कुछ नहीं हो रहा है आपको, नहीं बहुत पेन हो रहा है, तो उधर रुक जाओ, बट 10 सेकंड काउंट करना है। 10 से 15 सेकंड, 1 2 3 4, क्रॉलिंग जैसे दीवार पे स्पाइडरमैन चढ़ता है वैसे ही 1 2। ये हर दिन आपको ये रखना है कि मेरे को 15 दिन में ये टच होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, हर दिन थोड़ा थोड़ा 10 सेकंड, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जितना भी आपको टाइम मिलेगा। और फाइनली ये जब आपका टच कर पाओगे, जैसे अपोजिट हैंड है, हाँ। तब आपको अच्छा भी लगेगा और इट इज ऑलमोस्ट डन। ऑलराइट। तो ये अभी 15 दिन में होएगा, 10 दिन में होएगा, 1 महीने में होएगा, बट वो परसिस्टेंट करना है। दूसरा यही है कि आप घर के दरवाजे को पकड़ लो, उस पर कोशिश करो कि लटक नहीं, उसके धीरे 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 दूर से दरवाजे की तरफ टारगेट। अगर ये लाइन नहीं मारना चाहते तो दरवाजे की तरफ टारगेट रखो, आपके हाथ को दरवाजा तक आना चाहिए, फिर उस पर थोड़ा पुल जैसे रखेंगे, उसको खींचना है। अच्छा। सो वो कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने इतनी सिंपल एक्सरसाइजेज, आई थिंक जो आराम से लेडीज़ हो या इवन इफ समबडी इज वर्किंग इन द ऑफिस, ये एक्सरसाइजेज इतने सिंपल हैं कि वो अपने डे टू डे एक्टिविटी में वो उसको इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। होल पॉइंट वही है कि क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे, थेरेपिस्ट के पास, वो तो आपको 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट देगा, और कितना देगा, 1 घंटा देगा। करेक्ट। तो आप वापस घर जाओगे, फिर आप अगले दिन तक कुछ भी नहीं करोगे, तो फिर वो वैसे, ऐसे मैंने बोला, इलास्टिक याद रख लेना। आपने इलास्टिक को दिन भर स्ट्रेच नहीं किया तो फिर वो वापस अपनी जगह पे आएगा। तो इसलिए घर पे भी धीरे धीरे कुछ भी मत करो, बैठे बैठे हैं तो ऐसे रखो हाथ, 10 गिनती हर बार, लेकिन 10-15 गिनती करना, 10 से 50, सो दैट वो धीरे धीरे आपको लगेगा, फिर आप यू विल नोटिस इट कि आपका रिलीफ हो रहा है। राइट। थैंक यू सो मच संजय सर, हमने इतना सब कुछ सीखा और आई एम श्योर कि ये वीडियो बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा। फिर भी जाते जाते अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे तो इट विल बी आवर प्लेजर टू हियर यू। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। इट्स अ प्लेजर एंड आई एम श्योर दिस इज बिकमिंग डे एंड डे पॉपुलर, एवरी डे द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस मेडिचैट इज इंक्रीजिंग। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड फॉर पेशेंट्स, और जो व्यूअर्स हैं उनको बेसिकली थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी हमेशा रख लीजिए, उसमें घर में भी कर सकते हैं। अपनी धुन खुद ही ढूंढ लीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है, कैसे लगता है, बट फिजिकल एक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड लाइफ इज़ मोशन, मोशन इज़ लाइफ। सो आप जब तक चल फिर रहे हैं, हाथ पाँव खिल रहे हैं, तब तक लाइफ है। सो दैट इज़ विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much, sir, and we will meet again, once again, with you with a new topic, and I will teach something new to our viewers. Thanks a lot for giving so much time, sir. Thank you so much.